हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर आखिरी के 30 दिन है ना, और उसमें हम अपनी तैयारी को किस अप्रोच के साथ आगे ले जाएं, कैसे तैयारी करें। तो ये सारी वीडियो में हम थ्रू आउट द वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि हम प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं एकदम प्रैक्टिकल वे में। आप क्या कर सकते हो, कैसे चीज़ों को अप्रोच कर सकते हो। तो बेसिकली आज हम कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है। अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखोगे तो एक बहुत बड़ा समुद्र है ना, जिसमें आपके 10 यूनिट है। यूनिट 10 जरूर हैं, लेकिन अलग अलग इसमें सब्जेक्ट भी हैं। जैसे सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करें अगर, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारा इंटरनेशनल बिजनेस भी है, 2 सब्जेक्ट यहाँ से मिल गए। अकाउंटिंग के साथ साथ ऑडिटिंग भी है, 4 सब्जेक्ट हो गए आपके। तो इसी तरीके से ओवरऑल अगर आप पूरे बिजनेस इस कॉमर्स को देखिएगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, पर्टिकुलर यूनिट को, तो आपके करीब 15 से 18 सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब ये इतने बड़े, इतना ज़्यादा आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, इतने ज़्यादा यूनिट दिए गए हैं 30 दिनों में, मतलब इम्पॉसिबल के बराबर है ना, कि हम 30 दिनों में इसकी तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ये आप बात मान के चलिए। क्योंकि मेरे साथ कितने ऐसे बच्चों ने मेरे से पढ़ के, ठीक है, मेरे से पूछ के, पढ़ के, या कितने ऐसे बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास कि जिन्होंने आखिरी के 30 दिन में केवल स्टार्टिंग करी थी अपनी तैयारी को, और वो अल्टीमेटली अपने सक्सेस को अचीव कर पाए थे। ध्यान रखिएगा, एक लॉ है, इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, जो कि लॉ आपके प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। उस लॉ का नाम है पार्किंसंस लॉ, है ना। पार्किंसंस लॉ का ये कहना है कि भाई आपका जितना भी बड़ा काम हो, है ना, और टाइम आपको पता चल जाता है ना, तो उस काम को उसी स्टिपुलेटेड टाइम में आप कर लेते हो, ठीक है। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास अभी भी 30 दिन है और ये सारे आपके 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट दिख रहा है, तो ये 10 यूनिट भी आप 30 दिनों में कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आपके माइंड जो है ना, वो काम करने लगता है। ये आपका पार्किंसंस लॉ कहता है। कैसे कहता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इस पूरे यूनिट को देखते हैं। तो पूरे यूनिट हमारे 10 यूनिट है, जिसमें से अ, अपनी अपनी यूनिट की अलग अलग रिलेवेंसी है, ठीक है। आपके बिजनेस फाइनेंस अलग आपका रोल प्ले कर रहा होता है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अलग रोल प्ले कर रहा होता है। तो हमें कैसे अप्रोच करनी चाहिए, बेसिकली हम उसके बारे में आज ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा कि अब आज कितना तारीख हो गया। अब आज जो है आपका, आज 18 मई है, और करीब 18 जून को ही, भले ही ये डेट को आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो अलग मैटर है, डेट को आगे बढ़ाएंगे भी ये तो मान के चलिए कि 2-3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा लग के चलेगा, ठीक है। लेकिन हम 30 दिनों के हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटेजी को रखेंगे ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो 30 दिन है, अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि आपने जो भी अभी तक तैयारी की है ना, आपने ऑलमोस्ट 60-70% पढ़ लिया होगा। पूरे आप सिलेबस के बारे में रूबरू हो गए, पूरा सिलेबस आपको पता होगा। सिलेबस के अपार्ट आपको बिजनेस इन्वायरमेंट या कोई भी यूनिट आपको पढ़ा तो होगा ही एटलीस्ट, है ना। भले ही आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया हो, भले ही आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया हो, लेकिन जो भी आपके जितने भी दिन बीत गए हैं, आज से पहले जितने भी दिन बीत गए हैं, उसमें आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की ही होगी। तो हमने ये मान लिया है कि आपको 60-70% तो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं एग्जाम में। आपने पीवाईक्यू देखा होगा, वो बात अलग है, आपने लगाया नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपके 30 दिन में क्या करने हैं कि देखिए, 30 दिन है, आपने डेज जितने भी बचे हुए हैं ना, उसको डिवाइड कर लेना है। अब डिवाइड आपको किस रेशियो में करना है, यहां मैं बता देता हूं। जैसे पूरा का पूरा आपको 30 दिन बचा हुआ है, इस 30 दिन को क्या करना है, आपको 20 दिन और 10 दिन में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। अब इस 20 दिन में, 30 दिन में क्या करना है, हमने क्या बोला कि आपने जितने भी अभी रिमेनिंग डेज थे, इससे पहले आपने पूरे सिलेबस को देख लिया है। अब इस 20 दिन में क्या करना है, देखो पहला अप्रोच है ये, ठीक है, पहला अप्रोच है। अब 2 अप्रोच बताऊंगा मैं जनरली। अब पहले अप्रोच की तरफ जाएं तो इस 20 दिन में आपको क्या करना है, पूरे कंटेंट को रिवाइज कर लेना है। अब रिवीजन का मतलब ये हुआ कि आपको जल्दी जल्दी देखना है, अब लिखना तो है नहीं कुछ वहां पे, ठीक है।
तो यूनिट 1 से स्टार्ट करिए और यूनिट 1 से स्टार्ट करोगे ना तो आप धीरे-धीरे आपको 20 दिन के अंदर-अंदर ये कंटेंट आपको रिवाइज़ हो जाना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा जैसे ही पहले दिन बैठिएगा पढ़ने के लिए ना, हो सकता है इस 20 दिन में आपको क्या हो कि पहला दिन पढ़ा हमने, पहले दिन की प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो गई, फिर वो ज़्यादा मोटिवेट करेगा आपको, ठीक है? दूसरे दिन आपने 2-3 यूनिट कंप्लीट कर लिया, तो इस 20 दिनों में आपने क्या करना है कंटेंट को रिवीजन के साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने यूनिट वाली वीडियोस बनाई है ना? तो आपको क्या करना है कि देखिए आप कि जैसे यूनिट 1 है हमारा, यूनिट 2 है हमारा, तो कैसे-कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो साथ में ही क्या करिएगा आप जैसे रिवाइज़ करिएगा ना, तो पीवाईक्यूज़ के पिछले 4 से मान लीजिए 3 से 4 साल का ट्रेंड देखिएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कितने डीप में पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको देख के चलना है। तो कंटेंट रिवाइज़ के साथ-साथ आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे भी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कर देना है, ठीक है? वीडियोस मैंने 2 ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे, ठीक है? तो इस 20 दिनों में कोशिश ये करना है आपको कि पूरी की पूरी, ठीक है? अब देखो रिवीजन आपका बोरिंग होता है, क्लियर? रिवीजन ध्यान रखिएगा बोरिंग होता है लेकिन आपको करना है। बोरिंग चीज़ें ही आपको एक स्पेशलिस्ट बनाती है, क्लियर? जैसे फ्यूल्स का प्रिंसिपल है ना, फ्यूल्स के प्रिंसिपल में पहला इस प्रिंसिपल यही है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्यों? बार-बार वही काम करना, ठीक है? अभी तक जो मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, आपने इससे पहले भी वही काम किया है, लेकिन ये बोरिंग पार्ट है। बोरिंग को ध्यान रखिएगा, बोरिंग को करना काम है ना? आपको काम करना है, यही बोरिंग काम। अब इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई कैसे कैसे कर सकते हो? जैसे मान लेते हैं कि आपको बोरिंग काम स्टार्ट करना है, तो यूनिट वाइज़ आपने स्टार्ट करना है। एक हार्ड यूनिट पकड़ लिया, एक ईज़ी यूनिट पकड़ लिया, तो पहले जैसे ईज़ी यूनिट पढ़ोगे ना, तो बोलोगे यार मज़ा नहीं आ रहा है ना? दूसरे हार्ड यूनिट पे चलते हैं। हार्ड यूनिट पढ़ोगे ना, तो थोड़ा-सा आपको बोरिंग वो चीज़ें नहीं लगेगी, कुछ न एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्लस पीवाईक्यू देखोगे, है ना? पीवाईक्यू देखोगे वहाँ पे, तो हाँ, आपको पता लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्लियर? तो 20 दिनों में ये इंश्योर कर लीजिएगा कि ये जो पार्ट है आपका खत्म हो जाना चाहिए। कंटेंट के पार्ट पे आप पूरा अपना कंप्लीट कर लो, पूरा 100% दो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो कि पीवाईक्यू का भी एनालिसिस कर लो उसी में। पीवाईक्यू अभी लगाना नहीं है, मतलब देखना है कि कौन से टॉपिक से क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक जनरल परसेप्शन, जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये जो 10 दिन बच रहा है ना, 10 दिन में क्या करिए, मॉक लगाइए, क्लियर? पहला अप्रोच है हमारा, ठीक है? मॉक लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए और आप इनको साथ-साथ जैसे एनालिसिस करिए, ठीक है? एनालिसिस करिए। अब जानते हो आप कि टेक्स्ट बुक पे जैसे ही आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। अगर आपका क्वेश्चन क्यों सही है, क्यों गलत है, तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इस वजह से आपके आंसर सही हुए हैं या इस वजह से आपके आंसर जो है गलत हुए हैं, ठीक है? तो मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए। अब ये इंश्योर कर लीजिएगा कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और मेरा नंबर कम आ रहा है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। मॉक टेस्ट केवल नंबर के लिए नहीं होता, वो आपको बताता है कि आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम में, है ना? आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो 1-2 मॉक टेस्ट लगाइएगा ना तो आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भैया क्वेश्चन जो एग्जाम में रियल पेपर आता है ना, तो रियल पेपर में वहाँ टाइम हमें नहीं लगाना है ना? रियल पेपर में आपको क्वेश्चन से ज़्यादा उसके छोड़ने का महत्व है। हालाँकि यूजीसी नेट में कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए आप। बाद में जितने भी क्वेश्चन है करके जो भी क्वेश्चन छोड़ा है आपने दोबारा से दिमाग लगाइए, क्या पता दोबारा बन जाएगा, क्लियर? तो मॉक टेस्ट में ये जब नंबर कम आ रहे हो ना तो ये हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि यार नंबर कम आ गया, मैं नर्वस होते जा रहा हूँ। कितने बच्चों का मैसेज आया मेरे पास, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ एक्चुअली, है ना? प्रैक्टिकल सारे चीजें प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सबके साथ होती हैं, क्लियर? तो मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट पता चल जाएगा, आपको सारी चीजें पता लग जाएगी, आपको रियल लाइफ जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो रियल लाइफ सिनेरियो को पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसा ऐसा होता है। तो ये तो रहा फर्स्ट अप्रोच आपका, है ना? फर्स्ट अप्रोच रहा जिसमें 20 दिन की आपने कंटेंट रिवीजन कर लेनी है और साथ में जो 10 दिन बचा उसमें आपने मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू और एनालिसिस कर लेना है। अगर हम दूसरे अप्रोच की तरफ जाएं तो दूसरे अप्रोच में क्या करना है, देखो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, दोनों के लिए हमने बताया है ये। अब दूसरा जो अप्रोच है वो थोड़ा-सा बढ़िया अप्रोच माना जाता है, ठीक है? बढ़िया अप्रोच इन द सेंस कि आपको क्या करना है, आपको सारे पीवाईक्यूज लगा लेने हैं।
ठीक है, सारे मॉक टेस्ट लगा लेने हैं। यहाँ पे हमने रिवीजन वाला पार्ट छोड़ दिया है। रिवीजन वाला पार्ट क्यों छोड़ दिया है? ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो अप्रोच था, पहला अप्रोच, वो अगर हम बात करें बिगिनर्स की, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है या जिन्होंने अभी से स्टार्ट करना है यूजीसी नेट की, है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया है लेकिन वो कॉलेज वाले स्टूडेंट नहीं है, लास्ट सेशन में फोड़ देना है हमें, तो ये बिगिनर वाले पार्ट है। ठीक है, बिगिनर में हम पहला अप्रोच की तरफ चलते हैं। लेकिन सेकंड अप्रोच वो है जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने 70-80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उनको क्या करना है? अब पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है। ठीक है, अब उनको ये एनालिसिस जब करेंगे तो जैसे पीवाईक्यू, जैसे कोई भी टॉपिक आ गया है ना, जैसे सपोज करिए कि हम बिजनेस इन्वायरमेंट का पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो आप देखिए कि पीवाईक्यू मॉक टेस्ट लगाओगे तो जितने भी तरीके के इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट हो गया आपका, टेक्नोलॉजिकल हो गया, बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया, है ना, तो उसमें से आप क्वेश्चन लगाइएगा। तो क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन उस टॉपिक से लगा लिए आप, 10 में से आपके सपोज करिए कि 8 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इस 2 क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस करिए आप। ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करिए कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, गलत भी है तो क्यों गलत है, और अगर गलत है तो उसके जो एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा, एक्सप्लेनेशन पढ़िए और कीवर्ड को लिख लीजिए, क्योंकि आगे जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें गलत ना कर पाओ आप। इसी तरीके से जैसे अकाउंट्स का यूनिट का आपने पीवाईक्यू दिया, मॉक दिया, है ना, तो आपको पीवाईक्यू क्यों बोला जा रहा है बार बार कि पीवाईक्यूज, आपको पता है पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम में किंग होता है। ठीक है, पीवाईक्यूज आर द किंग। क्यों होता है? देखो, पीवाईक्यू कहने का मतलब कि ये नहीं कि पिछली बार जैसे क्वेश्चन कोई भी आया तो इस बार भी क्वेश्चन आपको एज इट इज आ जाए, लेकिन क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, पीवाईक्यू का कहने का यही मतलब है कि क्वेश्चन नहीं, उसी से रिलेटेड आपका कंसेप्ट रिपीट होगा। क्लियर? तो दोनों तरीके के अप्रोच आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये देखना है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आप बिगिनर हो, जो कि अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन स्टार्ट करने का मतलब ध्यान रखिएगा कि ये मैं केवल कॉमर्स के लिए बता रहा हूँ, है ना, पेपर 1 भी है आपके पास, तो जो टाइमिंग आपको अपने हिसाब से देना है वो पैरेलल दे के चलना होगा। अगर पेपर 1 को 1.5 घंटे दे रहे हो रोज रोज, तो पेपर 2 को आपको उससे ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बिगिनर्स के लिए एज इट इज स्ट्रेटेजी होने वाली है। और जो आपके एक्सपर्ट हैं या जो जिन्होंने पढ़ाई कर रखा है ऑलरेडी, देखो, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट भले हैं, है ना, चाहे कितने भी आपका ब्रिलियंट हो, चाहे कितने भी आपको ब्रिलियंट ना हो, लेकिन डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। समझ में आ गया? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब तक एग्जाम ना हो जाए आपको नर्वसनेस घेरी रहेगी। ठीक है, आपको जब तक आप एग्जाम हॉल में ना बैठ जाओ, है ना, एग्जाम पेपर देके ना निकल जाओ, तब तक आपको डर लगते रहेगा कि यार कैसा पेपर गया है, क्या क्या आया था। क्लियर? तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये रामबाण स्ट्रेटेजी होने वाली है दोनों तरीके के बच्चों के लिए, दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए। पहला कैटेगरी हमने समझा दिया, दूसरा कैटेगरी हमने समझा दिया। दूसरे कैटेगरी में बच्चों को क्या करना है? पीवाईक्यू, मॉक एनालिसिस करना है। और इन केस मान लो कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी आपने एग्जाम दिया है, पीवाईक्यूज दिया है, और उसमें से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना, तो उसी टाइम पे क्या करना है? आपको वो वाली टॉपिक फिर से पढ़ लेना है तुरंत। क्लियर? इसमें उसी टाइप से अब यहाँ पे क्या करोगे कि ये जो सेकंड अप्रोच वाला है, इसमें 30 के 30 दिन आपको क्या करना है? आपको 30 दिन पीवाईक्यू, मॉक, आपका डीआई कर लिया आपने इसी दिन में, आपने आरसी कर लिया, है ना, तो 30 के 30 दिन आपको यही करना है। और जैसे इन सारी चीजों को करने में ना, जैसे पहले दिन से बैठोगे तो आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 6 से 7 घंटे इनफ है आपके यूजीसी नेट के लिए, लास्ट समय के लिए। ठीक है, अगर इससे आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, मोर देन इनफ है, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना तो देना पड़ेगा। क्योंकि 6 से 7 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे अगर दोगे ऑफलाइन भी, तो मान लेते हैं कि वहाँ इतने टाइम का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, तो आपको 2-2.5 घंटे में वो पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद पेपर खत्म होने के बाद कुछ ब्रेक लेके एनालिसिस करने बैठ जाओ। एनालिसिस करके आपको ये पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से गलत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और गलत जो हो रहे हैं वो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं हमारे। क्लियर? तो उस टॉपिक से पढ़ो, उस क्वेश्चन के, उस टॉपिक के जो जो भी कीवर्ड्स हैं उसको देखो, है ना। जैसे कई बच्चे हमारे पे यूट्यूब सेशन पे आते हैं तो वो एफडीआई वाले क्वेश्चन गलत करते हैं, या बहुत सारे अदर टॉपिक होंगे, हो सकता है आपके एफडीआई वाले टॉपिक सही हो, बहुत सारे अदर टॉपिक्स होंगे जो भी आपने गलत किया है। तो उस टॉपिक को प्रॉपर रिवीजन करो, फिर से देखो एनालिसिस करके, अब अगली बार करोगे ना। और एक बात और, मॉक टेस्ट में कम नंबर आए ना तो हड़बड़ाना नहीं है। क्यों नहीं हड़बड़ाना है वो मैं एज इट इज रीजन
रीज़न बता चुका हूँ आपको, ठीक है? मॉक टेस्ट का पेपर ना जानबूझ के थोड़ा-सा हार्ड सेट किया जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, हार्ड सेट इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों की हमारी जो वो एक्सपर्टीज़ लेवल होता है ना, वो हमें थोड़ा ऊपर करना होता है। तो पहले से ही अगर आपको हार्ड पेपर मिल जाए, तो आप पढ़ के उसको मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है? तो ये दोनों अप्रोच आपको काम करने वाला है अगर आप कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो ये कॉमर्स की तैयारी जो है दोनों बच्चों के लिए हमने एज़ इट इज़ बताया है। अप्रोच 1 भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो, और अप्रोच 2 भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप अपने को 70 और 80% वाले कैटेगरी में रखते हो कि हमने पढ़ाई की है और हमें अब क्या-क्या करना चाहिए, ठीक है? तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने बताया है आपको कि पार्किंसंस लॉ क्या होता है। उस लॉ के हिसाब से चलिएगा तो आराम से आप कर लेके जाइएगा। कोई भी नहीं नई बात नहीं है, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरे ही साथ हो रहा है। कई स्टूडेंट का मैसेज आता है मेरे पास, ठीक है? कि सर इतने समय बचे हुए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने दिमाग में बसा लीजिएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ही बताता हूँ, ये नहीं कि हमने हवा में बात कर दी, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट? प्रैक्टिकल अप्रोच है, इस अप्रोच को फॉलो करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी फाउंडेशन कोर्स में इंटरेस्टेड है, कोई भी आपके दोस्त हैं या कोई भी आपसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, तो उसको ज़रूर बताइए कि फाउंडेशन कोर्स जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। नीचे नंबर दिया गया है, उस पे कॉल कर सकते हो या मुझे आप मैसेज भी कर सकते हो। तो ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हमने आपसे बातें कर ली हैं और इसी तरीके से हम आपको मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।